हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अपना केमिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास 4 मोल्स ऑफ SO2 एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म SO3। तो इक्वेशन बन जाएंगी SO2 प्लस O2, प्रोडक्ट में बनेगा SO3। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। स्टार्टिंग में गिवन है जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, तब स्टार्टिंग में SO2 है 4 मोल, ऑक्सीजन 6 मोल्स है और प्रोडक्ट क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, फिर जब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे उस टाइम पे क्या है कि यहाँ पर SO2 का 70% कंज्यूम हो गया है। 70% ऑफ 4 मोल क्या आएगा 70/100 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 0.7 इतना कंज्यूम हो जाएगा 2.8। ठीक है, 4 माइनस 2.8 और यहाँ पर आएगा 6 माइनस 4। अब देखिए जब एक SO2 यूज होता है तो हाफ ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। ठीक है, एक SO2 के साथ हाफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर जो 0.7 है वो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.35 और प्रोडक्ट में बनेगा 4 इंटू 0.7। ठीक है, जितना यहाँ पर कंज्यूम हुआ है यहाँ पर जाके ऐड होता रहेगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा 1.2, इट विल बी 4.6 एंड दिस विल बी 2.8। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि ये टोटल कितना होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर लो। एट 8.6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें एक कंपाउंड गिवन है और उसका मास है 92 ग्राम कंपाउंड। ठीक है, और जब इसका एनालिसिस किया गया तब पाया गया कि 24 ग्राम इसके अंदर है कार्बन, 4 ग्राम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 64 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स का रेशियो चाहिए। मोल्स का रेशियो, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए 4 है डिवाइडेड बाय 1, 64/16, तो ये आ जाएगा 2 4 एंड दिस विल बी 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2:2। ठीक है, यानी कि कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया है एम्पेरिकल फार्मूला। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और इनका जो रेशियो है बाय वेट रेशियो क्या गिवन है आपको, इसमें हमें गिवन है 6:1:4। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास बता रखा है कंपाउंड का 88, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर ये है वेट का, ठीक है, वेट का रेशियो है, तो हमें मोल्स का रेशियो चाहिए। मोल्स का रेशियो कैसे होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 1 एंड दिस विल बी 1/4। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी 1। ठीक है, ये आ जाएंगे मोल्स के रेशियो, यानी कि जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन 1 है। जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 1 × 16, तो देखिए 24 4 और ये 16। ठीक है, ये आ जाएगा 14 एंड दिस विल बी 4, यानी 44 ग्राम आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 88 है, तो यहाँ पर तो 44 आ रहा है, तो इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 88 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ये फॉर्मूला है ना C2H4O, इसको हम डबल कर देंगे, यानी कि कार्बन डबल हो जाएंगे। ठीक है, C4H8O2,
तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑफ N2। इसमें हमें बताना है कि कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो देखिए 22.4 लीटर में कितने होते हैं, 1 मोल होते हैं। तो 5.6 लीटर में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 1/22.4 इंटू 5.6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मोल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.96O। ठीक है, मेटल इज प्रेजेंट एज M2+ and M3+ in its oxide fraction of the metal which exists as M3+ would be। अब देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मेटल पे ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो मेटल के पास ओवरऑल चार्ज होना चाहिए +2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि M3 पॉजिटिव है X, तो जो हमारा M2 पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, 0.96 माइनस एक्स। यहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो गया है, 3 चार्ज है, X है, यानी कि 3x टोटल चार्ज इधर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल चार्ज, 2 इंटू 0.96 माइनस एक्स। ठीक है, ये टोटल चार्ज है, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, +2 के हो जाएंगे, क्योंकि जो ओवरऑल चार्ज है वो +2 ही है। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3x + 2 इंटू 0.96 माइनस एक्स इज इक्वल टू +2। ठीक है, अब इसे कर लीजिए आप सॉल्व। -2x इज इक्वल टू 2, x plus 1.92 is equal to 2 and this will be 2 minus 1.92। ये देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.08, यानी कि जो M3 पॉजिटिव है इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8% आ जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें C। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 0.8 मोल ऑफ पोटेशियम फेरी सियानाइड, यानी कि फॉर्मूला दे रखा है K3FeCN का होल 6। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरी सियानाइड में 6 मोल किसके हैं, कार्बन के हैं, 6 मोल्स ऑफ कार्बन। तो 0.8 में क्या होंगे, वही यूनिटरी मेथड है, 6 इंटू 0.8 मोल्स ऑफ कार्बन। ये तो मोल्स आ गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, वेट निकालना है। ठीक है, मास निकालना है, तो मास के लिए हम मोल्स को किससे डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 12, so it will be 5.76 ग्राम। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट पीछे है, यहाँ पर 57.6 ग्राम। अगला सवाल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। ये पूछा गया हमें। ठीक है, तो देखिए H2O यहाँ पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 न्यूट्रॉन्स, यानी कि H2O में कितने न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 8 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। मोल से इधर मोल्स को हम नंबर
ऑफ न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 8 इंटू Na। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ H2O यानी कि 18 ग्राम ऑफ H2O। सो 18 ग्राम ऑफ H2O में 8 इंटू Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और हमें पूछा गया है 1.8 ग्राम में कितने होंगे। सो वही यूनिटरी मेथड 8 इंटू Na डिवाइडेड बाई ये 18 और मल्टीप्लाई में 1.8, तो ये आ जाएगा 0.1 एंड दिस विल बी 0.8 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखिए हमारे पास पहला इसमें क्या गिवन है, 272 एक वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, ये है वॉल्यूम, और नेक्स्ट है 0.24 मोलर, ये मोलैरिटी गिवन है। नेक्स्ट है 450 ml, ये भी क्या है, वॉल्यूम है। और हमें बताने की इसमें कंसंट्रेशन कौन सी होगी। तो देखिए कंसंट्रेशन के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सो मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पे तो जाते नहीं हम। तो हमारे पास पहला है ऑप्शन 0.14, 0.144, 0.145 एंड 0.140। ठीक है, इसमें देखिए 2 हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3, इसमें भी 3। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा जाना चाहिए, सेकंड वाला जाना चाहिए। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसी को ही हम प्रिफर करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, N2 और O2 को कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाया गया है N2O5 एंड NO2। इसमें बताया रखा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 25.92 और इसमें 30.43%। तो ये तो सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नॉट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला गिवन है 2 मोल ऑफ N2। तो देखिए 1 मोल ऑफ N2 में कितना होगा, 1 मोल में होगा एवोगैड्रो नंबर Na। सो 2 मोल में क्या हो जाएगा, 2 Na। ठीक है, ये तो हो गया पहला। सेकंड क्या गिवन है आपको, 41 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन, यानी कि 28 ग्राम होता है ना मास, तो 28 ग्राम में होंगे Na। तो 41 में कितने हो जाएंगे, वही यूनिटरी मेथड लगा दो भाई, Na/28 इंटू 41, तो ये आ जाएगा 1.4 समथिंग। ठीक है, 1.4 या 1.4 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला 6.022 इंटू 10 की पावर 24। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि Na क्या होगा, Na होता है यानी एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, यहाँ पर एक 10 एक्स्ट्रा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 23 इंटू 10, यानी कि 10 Na। ठीक है, अब अगला हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन 5 ग्राम एटम ऑफ N2। तो 1 ग्राम एटम में होता है Na, तो 5 ग्राम में कितना हो जाएगा, 5 Na। तो बताइए मैक्सिमम किस में, यहाँ पर देखो 5 Na, 10 Na, 1.4 और यहाँ पर है 2, मैक्सिमम किस में आया, थर्ड में आया, तो आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन a% बाय मास ऑफ HCl, और दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये है B। तो a% बाय मास से आप क्या समझते हैं कि HCl का मास है A ग्राम, ठीक है, A ग्राम है ये, और जो सॉल्यूशन है उसका मास क्या है 100 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे a% बाय मास ऑफ HCl, ठीक है। तो हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए चाहिए मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर ml में हो तो ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है A है, और मोलर मास क्या होता है HCl का 36.5। चलो भाई मोल्स तो निकल गए हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम है, और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन आपको B है, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गई है और ये ml में ही होगी, और ऊपर 1000 रहेगा। मोल्स क्या है A अपॉन 36.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आई है 100 बाई B, और ऊपर की तरफ ये 1000 है। अब इसे सॉल्व कर लो। सो AB अपॉन 3.65 ये आ जाएगी हमारे पास मोलैरिटी। आपको दिख रहा है ना, ये विजिबल है ये आपको, हाँ विजिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम मोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है ये भी। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ml में है तो ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें 5.5 ग्राम HCl है और 250 ml ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमें बता रखा है इसमें। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है इसका 36.5, ठीक है, और जो हमारी वॉल्यूम है 250 है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1000, ये जाएगा यहाँ पर 4, ये हट जाएगा इधर से, इट विल बी 11 बाई 11 से जाएगा, और सॉरी 5 से जाएगा ना ये, और ये जाएगा 73 हो जाएगा ये, और इधर ये 4, सो 44 डिवाइडेड बाई 73। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, मतलब डिवाइड करेंगे अब इसे। जीरो 0.6 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, बी वाला सही है आंसर, ठीक है, 0.6। अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें असर्शन में गिवन है मोलैरिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी में क्या होती है कि वॉल्यूम होती है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी जो होती है उसमें गिवन होता है हमें मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, मास क्या है कि टेम्परेचर के साथ
चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, और टेम्परेचर यहाँ पर जो मास है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, मोलारिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी और मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो मोलालिटी होती है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू मोलारिटी। और जो हमें असर्शन में जो हमें रीजन में गिवन है मोलारिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो ये सही बात है। मैंने आपको भी बताया कि मोलारिटी में क्या होगी, वॉल्यूम होगी, और वॉल्यूम टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन का करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आंसर होगा इसमें फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव। He पॉजिटिव का रेडियस है x, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट का, और हमें बताना है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Be3 पॉजिटिव। ठीक है, आपको पता है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z। ठीक, तो पहले हम रेडियस ऑफ हीलियम ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0.529 n² क्या होगा इसमें 9 हो जाएगा, और z क्या होता है हीलियम के लिए 2 होता है, और r Be3 पॉजिटिव का, और यहाँ पर 0.529 इंटू यहाँ पर ऑर्बिट है सेकेंड यानी कि 4 और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 4 होगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अभी देखो RHE हीलियम का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या है x है, तो यहाँ पर हम रख देंगे x/r Be3 पॉजिटिव इज इक्वल टू 9/2, सो r Be ये क्या आ जाएगा 2x/9। ठीक है, देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, बहुत ही आसान। अगला सवाल देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्राफ फॉर द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 0.529 n²/z, यानी कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के। ठीक है, तो पहला ग्राफ गिवन है हमें r और z का, ये इनवर्स रिलेशन के लिए ऐसे बनता है हमारा, ये सही है। नेक्स्ट गिवन है r और 1/z। अब देखो z के लिए तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन 1/z को पूरे को लेंगे तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्टली के लिए हम क्या यूज करेंगे, लीनियर आएगा, लीनियर फंक्शन है ये, तो लीनियर के लिए हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये वाला भी जो ग्राफ गिवन है वो सही है। नेक्स्ट है r और n के बीच में, तो यहाँ पर देखो n² है, n² यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगला दे रखा है हमें r और 1/n का, ये ऐसे है, तो ये गलत है, ये तीनों सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फोर्थ, क्योंकि फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन मेटल व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट, इसमें बता रखा है म्यू, यानी μ1 है 3.2 × 10⁻16 हर्ट्ज एंड emits photo electron with thrice kinetic energy, यानी कि kinetic energy of 1 is equal to kinetic energy of second as photo electron when the same metal is irradiated with the light। μ2 है 2 × 10⁻16 हर्ट्ज, ये 16 है, और हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है यानी μ0 बतानी है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये 3 टाइम्स है, यहाँ पर 3 आएगा, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास h μ1 - h μ2 इज इक्वल टू 3h μ2 - h μ0। यहाँ से इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3h μ0 3h μ2 माइनस, ठीक है, अब ये वाला टर्म इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 2h μ0 इज इक्वल टू 3h μ2 -
एच न्यू वन, यहाँ से ये एच कैंसिल, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया है कैंसिल। सो न्यू नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 3 न्यू टू माइनस न्यू वन बाई 2। अब इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। 3 इंटू न्यू टू क्या है 2 इंटू 10 की पावर 16 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर 16 और डिवाइड में है 2। ठीक है, इसको अब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो इसे। 6 इंटू 10 की पावर 16 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर 16 बाई 2। यहाँ से हम 10 की पावर 16 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और 6 में से माइनस करेंगे 3.2 तो ये आ जाएगा 2.8 बाई 2 1.4 और ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है व्हाट डज साई स्क्वायर और पूरा मॉड इट रिप्रेजेंट। तो ये हमें क्या दर्शाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में ये बताएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को बताता है ये। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला क्वेश्चन। फॉर्मूला पता है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है, और h की वैल्यू तो हमें पता ही है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और डिवाइड में मास गिवन है हमें 5 मिलीग्राम, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 kg हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या गिवन है हमें 25 गिवन है। ठीक है, तो अब इसे कर लीजिए सॉल्व। 6 ये जो पॉइंट है यहाँ पर नीचे जाएगा। ठीक, and this will be 6 to 6 by 125 into 10 की पावर माइनस 34 इंटू की जाएगा 3 से, यहाँ पर 3 चल जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। 6 to 6 6 to 6 को करेंगे डिवाइड 125 से, तो ये देखिए किस जाएगा 125 इंटू 5 6 to 5 माइनस में यहाँ पर इट विल बी 7, इट विल बी 3, देन ये जाएगा 3 पे 375, यानी कि 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला है 3.3, ये तो गलत है। नेक्स्ट है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 और एक और दे रखा है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 49। तो देखो ये इतना तो जाएगा नहीं। ठीक है, ये गलत है। ये यहाँ पर ये 30 है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो देखिए ये तो सिंपल है, n प्लस एल रूल लगाना है हमें। तो पहले में देखिए n है 4 और l है 2, तो पहले में आ जाएगा 6। b में देखिए 3 प्लस 2 यानी कि 5, c में 4 प्लस 1 ये भी 5 और d है 5 प्लस 0 ये भी 5। तो हाईएस्ट कौन सा है 6 है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास मैच दी फॉलोइंग करना है इसमें। तो पहला है, थोड़ी सी रब कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है लिस्ट 1 और यहाँ पर लिस्ट 2 दे रखी है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3, l है 1 और m है प्लस माइनस 1। ठीक है, n 2 l 1 m माइनस 1, n है 4 l है 2 और m है 0, n 3 l 2
m +2 और n 4 है, l 0 है और m भी 0 है। ये हो गया लिस्ट ए। नेक्स्ट साइड देखिए 2px गिवन है और 2py, 4dz², 3px और 3py एंड 4s, 3dx² - y² और 3dxy। अब देखिए मैच करना है, ठीक है। पहला गिवन है हमें 3 और l क्या है 1 है, l 1 है यानी कि p, 3p बताओ कौन सा है, देखो ये रहा, ठीक है, मैच हो गया। नेक्स्ट है 2p, 2p ये है, 4d, 4d ये ऊपर है। नेक्स्ट है 3d, ये 3d है और ये 4s। तो ऐसे ये हो गया है मैच, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, ग्राफ गिवन है और ग्राफ कैसा है, ऐसा है कुछ। यहाँ पर है -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ऊपर तक जाएगा ये। और यहाँ पर है 0.4, 0.8 और ग्राफ ऐसे आ रहा है और ऐसे है, ठीक है। और हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है ये किसके लिए वैलिड है। तो हमारे पास देखिए ये जो ग्राफ है हमें पता है कि ये s के लिए होता है, ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए। और s में जो 1s के लिए या फिर 2s के लिए, 1s में देखिए कितने रेडियल नोड हैं, यहाँ पर रेडियल नोड होते हैं n - l - 1। सो 1 - 0 - 1 यहाँ पर 0 होगा, यानी कि इसमें 0 नोड होने चाहिए, ठीक है, 0 नोड। और 0 नोड का मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर 5 और r, जो हमारा फंक्शन है वो एक बार भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 0 हो रहा है तो 1s के लिए तो नहीं होगा, ठीक है। 2s के लिए देख लेते हैं, n - l - 1 होगा, 2 - 0 - 1 यानी कि 1, यानी कि फंक्शन जो है वो एक बार 0 होगा, ठीक है। तो ये एक बार 0 हो रहा है तो ये फंक्शन, सॉरी ये जो ग्राफ है वो किसके लिए होगा, 2s के लिए, ठीक है। अगला सवाल हमें बताना है, रेशियो ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 2 एंड निकल 2, Cr2 एंड Ni2। तो हमें इनका एटॉमिक नंबर तो पता ही है, देखिए कर, मन, फी, को, नी, कु, जन, ठीक है, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो ये हो जाएगा 3d5 4s1 और ये हो जाएगा 3d8 4s2, ठीक है। और हमें इसमें से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। दो जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3d4 हो जाएगा और 4s0, ठीक। तो 4s0 की तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो 3d4, ठीक है। इस साइड देखिए दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर है 3d8, ओके। तो हमें ये ऑर्बिट बना लेने हैं, ऑर्बिटल इनके 3d है, d के लिए यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 होंगे, ठीक। 3d4 है, 4 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो निकालना है, पहले ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्रोमियम होना चाहिए, ओके। सो 4/2 यानी कि 2/1, ठीक है, ये इनका रेशियो आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इन स्पेस इज। तो देखिए हमें क्या गिवन है, अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 m, ठीक है। हमें गिवन है इसमें डेल्टा एक्स गिवन है 3 × 10⁻⁻⁴ और हमें निकालना क्या है
डेल्टा वी निकालना है और एच की वैल्यू बता रखी है कि लेनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड में है 4 पाई यानी कि 22 और ऊपर चला जाएगा ये 7 और मास गिवन है हमें 20 ग्राम। 20 ग्राम को हम कर देंगे किस में कन्वर्ट, हम करेंगे इसे कन्वर्ट कर देंगे केजी में, ठीक है, केजी में हो गया। अब इसे कर लेंगे क्या, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ये इधर ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा, ये कट गया है 7.7 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 88, ठीक है, एंड इंटू 10⁻³ और यहाँ पर 10⁻⁻4 यानी 10⁻⁻7 इंटू 10 और ये नीचे चले जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 77/88 इंटू 10⁻34, ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 0 देते हैं इस साइड और यहाँ पर रह जाएगा 3 0। अब इसे थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व 88 से, एट्टी सेवन पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 87.5 मान लेते हैं चलो। एंड दिस विल बी क्या आ जाएगा, ये -31 और ये 0 जब थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये जो है ना, देखो अगर आपको समझ में नहीं आता भाई कैसे हो जाता है ये, तो फिर 30 ले लो और यहाँ पर ले लो -1, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नीचे जाएगा तो ये 10 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, डेसिमल, ये 10 की पावर, ये 10 है, ये जब डेसिमल हम लगाएंगे ऊपर तो ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो 8.75 इंटू 10⁻⁻30 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। तो देखिए कौन सा आंसर आपका सही है। तो पहला आपका सही है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट आंसर सही है आपका। अगला सवाल देखिए, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है पहला, ठीक है, सो n2 हो जाएगा इन्फिनिटी और जो n1 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n1 2 है। अगर ग्राउंड स्टेट होता तो यहाँ पर 1 लिख देती है, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है सेकेंड ऑर्बिट, ओके। और हमें गिवन है, हमें यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी है, ओके, लैम्डा निकालना है और r की वैल्यू गिवन है हमें 1.09 इंटू 10⁻⁷, ठीक। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। देखो 1/∞ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी में से हम बस एक पार्ट ले रहे हैं उसका,
तो वो तो बहुत ही छोटा होगा ना, तो उसको हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁷ एंड इट विल बी 4। तो 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कर देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं इसे। सो लैम्डा इज इक्वल टू 400 इंटू 10⁷, ये माइनस हो जाएगी और नीचे आ जाएगा 109, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। सो ये लगभग जाएगा 3 से जाएगा ये, देन 109 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 327, देन तो ये आ जाएगा लगभग 3.64, ठीक है। तो 3.64 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर लिख देती हूँ 3.6, जो पॉइंट मैंने हटा दी, चलो 364 इंटू 10⁻⁻2 और -7, ये तो टोटल क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और ये मीटर में है, तो -10⁻⁻9 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नैनोमीटर, ठीक है। सो लैम्डा विल बी इज इक्वल टू 364 नैनोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन एटम का हम पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p5। p के लिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होंगी, 1 2 3 और 4 ये 5, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड है, इसके लिए हमें बताने हैं सारे क्वांटम नंबर्स। तो n l m और s, ठीक है। n क्या है, इसका 2 है, l क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m देखिए ये 0 होता है, ये -1, ये +1, तो ये +1 है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो +½ भी हो सकता है या फिर -½ भी हो सकता है। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर 211। अब देखिए हमारे पास अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग N2 एग्जिबिट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला गिवन है N2O5, नेक्स्ट है NH4OH, देन HN3, N2H4। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, पता ही होगा आपको, ये 2x - 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू +5, यहाँ से x +4 -2 आ जाएगा ना, ऑक्सीजन के लिए -2, देन +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x +5 और ये +3, देन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ देखिए 1 + 3x इज इक्वल टू 0, x विल बी -1/3, एंड यहाँ पर 2x + 4 इज इक्वल टू 0, x इज -4/2, इट विल बी -2, ठीक है। तो देखिए सबसे कम किस में है, सबसे कम है ये -3 वाला, ठीक है। ऐसे नहीं कि सबसे कम कौन सा हुआ है, 0 सबसे कम है, ये सबसे कम है, तो ऐसे नहीं होता है। ये 0 +1 2 3 4 ऐसे जाता है आगे, यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आप ऐसे मत बोलना कि -1 छोटा है, तो -1 छोटा नहीं है, -3 छोटा है इधर, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, +4 हो गया, ओके। तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें पता चल गया ना कौन सा आंसर है, NH4OH वाला है, ठीक है, जिसमें -3 आया था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगोज द मैक्सिमम चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिएक्शन ये है KClO3 और इस साइड है KCl और
O2। इसे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई है। तो देखिए यहाँ पर K पॉजिटिव है +1 में, यहाँ पर भी K पॉजिटिव +1 में है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोरीन के लिए 1 + x - 6 = 0। सो x आ जाएगा यहाँ से +5 एंड यहाँ पर है Cl -1 में, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास है -2 और यहाँ पर है ऑक्सीजन के पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ज़्यादा चेंज देखिए किस में आया है, ज़्यादा चेंज आया है क्लोरीन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस चेंज इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन है आपको Cr2O7 2 नेगेटिव +14 H पॉजिटिव +n इलेक्ट्रॉन, और प्रोडक्ट की साइड गिवन है यहाँ पे 2Cr3 पॉजिटिव एंड +7H2O। अब हमें इसमें क्या करना है कि चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये देखिए 2 नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक। यहाँ पर है 14 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव लगाएंगे, 14 पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ पर +n, ठीक है। और इस साइड क्या होगा, यहाँ पे तो ये n मत लगाओ, ठीक है। इस साइड देखो इतना हो गया, ठीक है, चार्ज रिएक्टेंट के साइड, और प्रोडक्ट की साइड क्या है, टोटल 6 चार्ज है, ठीक है, +6 चार्ज। तो यहाँ पर +12 चार्ज है टोटल में, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो +12 हो जाएगा। यहाँ पर है +6, तो इस साइड भी +6 ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम 12 में से माइनस कर देंगे 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, सो 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सो n = 6, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें C। अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन गिवन है हमें MnO4 नेगेटिव NH2O +3 इलेक्ट्रॉन, और रिएक्टेंट हो गया यहाँ पर प्रोडक्ट में देखिए MnO2 +4OH नेगेटिव, ठीक है। इस साइड देखेंगे रिएक्टेंट और इस साइड देखेंगे हम प्रोडक्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक Mn है, यहाँ पर भी एक Mn है। इस साइड देखिए, पहले हम प्रोडक्ट देख लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो इस साइड भी 6 ऑक्सीजन होने चाहिए और हाइड्रोजन भी 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐड करनी है, ठीक। 2 ऑक्सीजन और हो जाए तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और इधर 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये जो H2O लिखा हुआ है, H2O, अगर मैं इसके आगे 2 लगा देती हूँ तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन तो ये बैलेंस हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से वाटर से आएंगे, और 4 यहाँ पर है ही। सो 2 + 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। तो इक्वल हो गया ना, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें C। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें रिएक्शन गिवन है 2KMnO4 + 10 FeSO4 एंड +8 H2SO4। ये तो हो गया है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की साइड है K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2SO4 होल थ्राइस +8H2O, ठीक है। ये रिएक्शन गिवन है, और हमें पूछा गया है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 क्या होगा,
ठीक, ये पूछा गया है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 मतलब किसी का भी, चलो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, चलो ये बताओ। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 152 होता है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का 2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव। तो चेंज कितने का है, देखो +2 से +3 हो गया, तो चेंज कितने का है, 1 का चेंज है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेट ऑफ FeSO4। सो करेक्ट आंसर इज ए, है ना, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है। तो ए है Cu पॉजिटिव aqueous, then it's converting into Cu2 पॉजिटिव एंड Cu। B है हमारे पास P4 प्लस NaOH प्लस H2O और NaH2PO4 प्लस PH3, एंड यहाँ पर C है MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा MnO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो, ठीक है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इतना लंबा इसका नाम है। तो पहला जो हमें रिएक्शन गिवन था, यहाँ पर है Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर हो गया है Cu पॉजिटिव है, ये Cu2 पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर Cu का है 0, यहाँ पर तो हो गया है ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया इधर, और इधर क्या हुआ है, ये हो गया है रिड्यूस। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है P पे 0, इधर देखेंगे इसमें क्या है 1 + 2 + x - 4, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 0, x = ये हो जाएगा +5। ठीक है, यहाँ से 0 से +5, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है ये, और इधर देखा जाए तो ये -3 होगा, -3 है तो मतलब 0 के पीछे चला गया, यानी कि ये यहाँ पर हो गया है रिड्यूस। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है, यहाँ पर भी कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है। तो ए और बी जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आते हैं, और जो सी गिवन है हमें, इसमें क्या हुआ है, देखो यहाँ पर हमने बस इसको एक इलेक्ट्रॉन खिला दिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको खिलाएंगे तो यहाँ पर 2 नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बस ये हुआ है। तो ये यहाँ पर ऐसे नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इधर, तो ये गलत है। ठीक है, तो ए और बी सही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें ए एंड बी वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास गिवन है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 इज m। तो मॉलिक्यूलर वेट है m, ठीक, और KMnO4 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्या होती है, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हमें दे देगा Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो देखो ये जो रिएक्शन है आपको ये याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ये होगा कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना,
तो मॉलिक्यूलर वेट है m और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं 5, तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m/5। ओके, इसमें देखो कुछ भी नहीं था, इसमें बहुत ही आसान है ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन बात क्या है, इस रिएक्शन को याद करने की बात है। इसमें एग्जामिनर आपसे ये मतलब टेस्ट कर रहा है कि क्या बच्चे को ये वाली रिएक्शन याद है या नहीं है। ये याद है तो ये आगे का तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो m/5 करना, देखना भी कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि दूसरों को करेंगे ये ऑक्सीडाइज, ठीक है, और खुद को क्या करते हैं, खुद को करते हैं ये रिड्यूस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है MnSO4, KMnO4 एंड MnCl2 और KCl। देखिए दूसरों को ऑक्सीडाइज तो कर देगा लेकिन खुद को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कब करेगा खुद को, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, रिड्यूस क्या होता है, देखो रिड्यूस यानी कि कुछ भी ऐसे ये है 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3। ठीक है, तो अगर +2 है तो रिड्यूस कब होगा, जब 2 से नीचे की तरफ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा हो गई तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर इसको रिड्यूस होना है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेटस है डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इनमें कौन सी होगी, MnSO4, तो Mn की हो गई यहाँ पर +2, यहाँ देखिए +1 प्लस यहाँ पर 1 + x - 8 = 0, सो x +7 है यहाँ पर Mn की, यहाँ पर है +2 और इधर k की है +1, तो सबसे ज़्यादा किस में आ गई है +7, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा KMnO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ MnO4 नेगेटिव से लेके ये जा रहा है MnO4 2 नेगेटिव। अब देखिए कितना सवाल, मतलब कितना आसान सवाल है ये। इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये जो साइन है वो 2 नेगेटिव का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। हम जैसे कि O नेगेटिव है, ठीक है, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे तो जैसे मान लेते कि एक कोई भी एक M है, ठीक है, चलो कोई भी एलिमेंट है, ये M है, तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो इसके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, पता है ना आपको कि एक जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो नेगेटिव साइन आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नेगेटिव साइन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी, तो यहाँ पर है MnO4 नेगेटिव, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें C। देखो कितना छोटा सा सवाल था ये। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सेम बात वही, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि दूसरों को क्या करेगा, ये दूसरों को तो करेगा ये रिड्यूस, और खुद को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, खुद को ऑक्सीडाइज यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तभी तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा ना, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है KMnO4 और H2S FeSO4 3, यहाँ पर K2Cr2O7। तो यहाँ देखिए इसका तो हमने निकाला था अभी +7 आया था, यहाँ देखिए ये आ जाएगा 2 + x = 0, सो x = -2, यहाँ Fe का हो जाएगा +3 और यहाँ पर देखिए 2 + 2x - 14 = 0, देन इट विल बी, यहाँ पर जाके ये 12 हो जाएगा, x = हो जाएगा +6। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है,
-2 है ये, ठीक है, H2S है, तो हमारा करेक्ट आंसर भी जाएगा H2S। ओके, अब देखिए अगला सवाल है हमारे पास, हाउ मेनी एंटासिड टैबलेट्स ईच कंटेनिंग 350 मिलीग्राम ऑफ aluminum hydroxide are needed to neutralize all the HCl produced in one day, given that a person produces 2.7 liter of gastric juice per day and gastric juice contains 2.8 gram of HCl per liter। ठीक है, सो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक दिन में इन वन डे 2.7 लीटर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ओके, और 1 लीटर में 2.8 ग्राम HCl होती है। ठीक है, सो 2.7 में कितनी होगी, 2.7 लीटर में हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा 2.8 इंटू 2.7, 7 8 56 होता है, ये 14 15 16 17 18 19, देन ये 16 5, ये आ जाएगा 5, ठीक है, 7.56 ग्राम HCl टोटल सिक्रेट होती है पूरे दिन में। ठीक है, और यहाँ से हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कैसे निकलेगा, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसका, 36.5, तो ये आ जाएगा लगभग 0.21। ठीक है, 0.21 मोल आ जाएगा ये। और आपको रिएक्शन तो पता ही है, AlOH3 की किसके साथ, HCl के साथ, ये बना देता है AlCl3 और प्लस 3H2O। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 3 मोल HCl के लिए 1 मोल AlOH होल थ्राइस चाहिए, तो 0.21 के लिए कितना चाहिए होगा, वही यूनिटरी मेथड 1/3 इंटू 0.21, तो ये आ जाएगा 0.07 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और मोल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, वेट में कर देंगे। वेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 78 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इसका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 78। ठीक है, तो इसको आप कर लो, 7 8 56, 5 यहाँ पर गया, 7 7 7 इंटू 7 क्या जाएगा 49, देन टू 54, और ये 5.46 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, AlOH होल थ्राइस। तो हमारी जो HCl सिक्रेट हुई है टोटल इतनी सिक्रेट हुई है 7.56, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि इसको पूरी को ख़त्म करने के लिए हमें 5.46 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर मतलब कि पूरा एनालिसिस ये है। और देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक जो टैबलेट है, एक टैबलेट का वजन कितना है 350 मिलीग्राम, यानी कि 10⁻³ ग्राम। ये किसका है, एक टैबलेट का वेट है। तो फिर यहाँ पर 5.46 ग्राम में कितनी टैबलेट्स होंगी, वही यूनिटरी मेथड 1/350 इंटू 10⁻³ इंटू कर देंगे हम यहाँ पर 5.46 को। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये नीचे चली जाएगी ये। ठीक है, और ये आ जाएगा 3460/350, तो ये कैंसिल। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 जाएगा 1 पे, एंड दिस विल बी 14, 5 है 9, और यहाँ पर 1 6, 35 को अब करेंगे मल्टीप्लाई, देखते हैं।
तो ये 15.6 आया है, ठीक है। 15.6 टैबलेट्स होंगी टोटल। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार हमारा जो ऑप्शन है। तो 15.6 टैबलेट्स तो ऐसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इसको मार लेंगे 16 टैबलेट्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। एक दिन में 2.7 गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। 1 लीटर में होता है 2.8 ग्राम HCl का। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7.56 ग्राम। और यहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। 0.21 मोल हो गया। और ये जो हमें रिएक्शन पता है, इसमें क्या है कि जब 3 HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है। एक 3 मोल HCl के लिए 1 मोल AlOH होल थ्राइस चाहिए। तो 0.21 के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.07। ये मोल्स आए हैं, मोल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे मास में। मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.46। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जब जो एक टैबलेट है हमारी, उसका वेट क्या गिवन है, 350 मिलीग्राम। सो 5.46 ग्राम में कितनी टैबलेट्स होंगी, वही सेम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो ये ऐसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी ये 16 टैबलेट्स, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल है हमारे पास, 4 लीटर ऑफ गैस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑन कंप्लीट कंबशन at 25 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस 14 लीटर CO2। फाइंड आउट द कंबशन ऑफ गैस मिक्सचर प्रोपेन और ब्यूटेन का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। सो प्रोपेन है C3H8, इसका कॉम्बिशन होगा, कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, हमेशा। तो O2 और रिएक्शन बन के हो जाएगा ये CO2 प्लस H2O। इसे हम कर लेंगे अब बैलेंस। बैलेंस के लिए यहाँ पर 3, 4 और ये 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटेन दैट इज C4H10, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये देगा CO2 प्लस H2O। इसको भी हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 एंड यहाँ पर आ गए 5, 13/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई टोटल 13, तो 13/2 हो जाएगा। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये है ब्यूटेन, सॉरी ये है प्रोपेन और ये है ब्यूटेन, ओके। प्रोपेन को मान लेते हैं x और ब्यूटेन को मान लेते हैं हम y, ठीक। सो x प्लस y है इन दोनों का मिक्सचर 4 लीटर। और यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, 3x मिलेगी। और प्रोपेन से, सॉरी ब्यूटेन से मिलेगी यहाँ पर 4y कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल क्या है यहाँ पर, ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशन आ गई है, इनको अब हम कर लेंगे सॉल्व। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, इस x को हम रख देंगे इसमें 3, 4 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 14। यह आ जाएगा 12 माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 14। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज y इज इक्वल टू 2, ठीक है। y 2 आया है तो x भी यहाँ से 2 आ जाएगा। तो x और y का रेशियो बताना हमें, सो 2:2, तो ये आ जाएगा 1:1, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें डी, दैट इज 1:1, ओके। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट विल बी द मिनिमम मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड containing 0.39% ऑफ निकल एटम, ठीक है। नहीं एटम नहीं, इधर सिर्फ 0.39% ऑफ निकल, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम कंपाउंड में
हमारे पास है 0.39 निकल, ठीक है, ग्राम निकल। और हमें पता है कि जब कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें मिनिमम क्या होगा कि एक एटम तो ज़रूर होगा, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो सकता है कि बस एक एटम प्रेजेंट हो, एक एटम से छोटा तो कुछ होता नहीं है। तो मिनिमम हो सकता है कि एक एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, किसका, निकेल का। और एक एटम का जो वेट होता है वो क्या होगा, 1 एटम मतलब 58.7 ग्राम, ठीक है। यानी कि जब 0.39 ग्राम निकल प्रेजेंट है तो कंपाउंड का मास क्या है यहाँ पर, 100 ग्राम। तो जब 58.7 ग्राम प्रेजेंट होगा तब कितना हो जाएगा, वही यूनिटरी मेथड लगा हुआ इसमें, ये नीचे जाएगा 0.39 इंटू में 58.7, ठीक है। अब इसे कर लो सॉल्व। ये आ गया है 58,700/39, ठीक। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, या जाएगा लगभग 587000 है ना। 39 से करेंगे हम इसे तो ये 1 पे जाएगा पहले, तो नाइन और ये 1 देन 7, ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 15 kg, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है इसमें बी, ठीक है, 15 kg। अब देखिए अगला सवाल है, देयर आर टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर ए एंड बी, सॉल्यूशन ए हैज सेम वैल्यू ऑफ मोलैरिटी एज मोलैरिटी बी, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ बी, ये गिवन है हमें। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशंस विल बी। तो हमें पता है कि मोलैरिटी में क्या होता है, यहाँ पर लिया जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है इधर। और मोलैलिटी में क्या होता है, वेट, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोलैरिटी मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम, चाहे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों में से जो कंसेंट्रेटेड होगा हमारा सॉल्यूशन वो होगा ये ए वाला, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज सॉल्यूशन ए विल बी मोर कंसेंट्रेटेड देन सॉल्यूशन बी, ओके। अब देखिए अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ इन द रेशियो ऑफ इन द डिफरेंस in energy between the second and third orbit to that between third and fourth orbit, ठीक है भाई। थर्ड और सेकंड में बता रखा है पहले, और दूसरा है फोर्थ और थर्ड में, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो पता ही है, एनर्जी का क्या होगा 13.6 n², ठीक। यहाँ पर z आएगा, z² दैट इज 1 आएगा हाइड्रोजन के लिए तो। और इधर क्या है 1/2² माइनस 1/3², ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम 13.6 z², और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस ये 16, यहाँ पर भी आप 4 और 9 ही कर लो, ठीक है। अब इसे कर देंगे क्या, डिवाइड कर देंगे, ये तो कट जाएंगे, ओके। अब क्या है E3 माइनस E2/E4 माइनस E3 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 ऊपर 5 और यहाँ 144, और इनका डिफरेंस क्या है 5 है।
7 है, ठीक है। 5/36 इंटू 144/7, ये जाएगा 4 से, तो यह जाएगा 20/7, ठीक है। तो हमारा आंसर है 20/7। अब देखिए अगला सवाल है, सेकंड बाउमर ट्रांजिशन इन द हीलियम स्पेक्ट्रम हैज डेल्टा E इज इक्वल टू 10.6 or 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द सेम एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन, ठीक है। और हमें बताना है कि वो कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है या फिर बेरिलियम है। तो हमें दे रखा है सेकेंड बाउमर ट्रांजिशन, यानी कि E4 माइनस E2 होगा, ठीक है। और ये इक्वल किसके है, फर्स्ट लाइमन सीरीज के। फर्स्ट लाइमन सीरीज यानी कि E2 माइनस E1, ये तो पता ही होगा ना आपको। लाल बाल पाल बड़े परेशान, ऐसे होता है। सो N1 होगा 1, N2 होगा इसमें 2, N1 यहाँ पर 2, N1 इनका होगा 3, N1 इसका होगा 4, N1 होगा इसका 5, और N2 इसके आगे वाला, इसमें भी N2 इसके आगे वाला, यानी कि 5 6 7 ऐसे जाएगा आगे, ठीक है। पता होगा आपको ये सब। तो फर्स्ट सेकंड बाउमर ट्रांजिशन तो ये हो गई, और ये क्या है, फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन। इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है वो इक्वल है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम। ये 10 पॉइंट क्या बता रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इनका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सेम है। सो जेड स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड डैश स्क्वायर ले लेते हैं इसे, एंड दिस विल बी 1/4 एंड 1/1, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही आएगा ना। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर 1/16 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा जेड डैश स्क्वायर 1/4 माइनस 1/1। और ये जेड क्या है, हमें दे रखा है हीलियम, शायद हाँ हीलियम गिवन है। हीलियम यानी कि जेड की वैल्यू क्या होगी इसमें, 2 होगी। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/6 1/16 माइनस 1/4 इज इक्वल टू जेड डैश स्क्वायर 1/4 माइनस 1/1। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 1/4, तो यहाँ पर 1/4 बचेगा, माइनस में 1 इज इक्वल टू जेड डैश स्क्वायर और 1/4 माइनस 1/1। अब देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों कट जाएंगे ऐसे, ये भी कट जाएगा। तो जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि जेड डैश क्या है, 1। जेड डैश 1 मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 1, और एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स 4 टाइम्स। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट वी के, वी क्या है, वोल्टेज। अगर वोल्टेज हो गया है 4v, तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज बाई 2 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें बी वाला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, देयर इज नो स्फेरिकल नोड इन 3p, ये बता रखा है असर्शन में। तो यहाँ देख लेते हैं कितने स्फेरिकल नोड है पहले। तो n माइनस l माइनस 1 कर देंगे, 3 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 3p में एक स्फेरिकल नोड होता है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है ना, असर्शन, वो गलत है, असर्शन गलत है। रीज़न देख लेते हैं, रीज़न में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3p इज 1, तो ये सही है, असर्शन गलत, रीज़न करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट 2 टाइप ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। देखिए किसका, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा, 6 ऑक्सीजन लगानी हमें, ONA इधर, देन S और S और इधर S,
OOOONA, ठीक है। तो इसका हो जाएगा +5, इसका भी +5 और इनका 0, तो टोटल क्या हो गया, 10 हो गया। और ये 4 में बांटेंगे तो एवरेज क्या निकल जाएगा, 2.5, ठीक है। ये हो गया है हमारा, इसका आंसर है 2.5। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच हैज हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो n+l से हम एनर्जी डिसाइड करते हैं, जिसका n+l बड़ा होगा उसके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो 3p यानी कि 3 + p यानी कि 1, ठीक है, L1 हो जाता है। तो यह आ जाएगा 4, यहाँ से 4 + 2 यह आ जाएगा 6, ये 2 + 0 2 है, और ये 4 + 0 यह आ जाएगा 4। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है, तो हमारा आंसर होगा इसमें बी, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। ये हो गई हैं हमारे सारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है, इस वीडियो में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।